तो गाइस, काफी टाइम बाद मैं दोबारा आ चुका हूँ रेनेगेड इमॉर्टल के एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वांग लिंग जिस वर्ल्ड में रह रहा है उसके पीछे छुपी हुई एक बहुत बड़ी मिस्ट्री क्या है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग लिंग इस समय डिवाइन रिट्रीब्यूशन के साथ एक भयंकर फाइट कर रहा होता है। फिलहाल जो अटैक उसकी तरफ आ रहा था उसके अंदर वांग लिंग को एक एंशिएंट वन का सिर दिखाई देता है, जिसे हम एंशिएंट ऑर्डर भी कहते हैं। और उसी समय एक बहुत ही जोरदार रोअर भी सुनाई देती है। इसके बाद वांग लिंग सीधे पगोड़ा की तरफ बढ़ता है और उस पर एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन एंशिएंट ऑर्डर की वजह से उसे थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि उसके पंच की वजह से पगोड़ा और तेजी से रोटेट करने लगता है। अब वांग लिंग को गुस्सा आ जाता है कि ये पगोड़ा उसे सील करना चाहता है, इसीलिए वो एक बार फिर अपना तीसरा पंच मारता है। धीरे धीरे पगोड़ा में क्रैक्स आने लगते हैं और फाइनली वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। अगर बाहर से कोई इस सीन को देख रहा होता तो उसे ऐसा लगता मानो गोल्डन कलर की कुछ चीजें हर तरफ स्कैटर हो रही हों। वैसे तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन काफी स्ट्रांग था, लेकिन वांग लिंग की नजर में वो इतना भी पावरफुल नहीं था कि उसे पनिश कर सके। अब वांग लिंग इसे भी पूरी तरह से ब्रेक कर चुका था, लेकिन तभी उस रिफ्ट यानी स्पेस होल के अंदर से एक तीसरा ट्रेजर बाहर निकलता है, और वो था एक गोल्डन रिंग। रिफ्ट के अंदर से निकल रही गोल्डन लाइट पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। इस वजह से बाहर बैठे C2 और बाकी कल्टीवेटर्स भी इसका भारी प्रेशर महसूस करने लगते हैं। साउथ क्लाउड के लोग ये देखकर पूरी तरह हैरान थे कि आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है, क्योंकि उन्हें साफ समझ आ रहा था कि ये किसी कल्टीवेटर का प्रेशर नहीं बल्कि एक ट्रेजर ऑरा है। लेकिन ओल्ड घोस्ट छान पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। वो जैसे ही इस गोल्डन रिंग को देखते हैं तुरंत बोलते हैं, ये तो फेट सीलिंग रिंग है, शायद यही इस जगह का मेन ट्रेजर है, और हो सकता है कि ये इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में भी काफी फेमस हो। इसके बाद ओल्ड घोस्ट छान अपनी पुरानी बॉडी को कोसते हुए सोचते हैं कि अगर ये लड़का इस ट्रेजर को हासिल कर लेता है तो तीसरे ट्रायल को पास करने के उसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिंग भी पहली बार इस गोल्डन रिंग को देखकर थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। अब वो गोल्डन रिंग धीरे धीरे वांग लिंग की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वांग लिंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। कुछ ही पलों में वो रिंग वांग लिंग को पूरी तरह घेर लेती है। ऊपर से आती हुई रिंग उसके सिर के आसपास धीरे धीरे छोटी होने लगती है, मानो वो एक सीलिंग फॉर्मेशन बना रही हो। और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि उसी समय एक छोटी रिंग वांग लिंग की सोल के अंदर भी प्रकट होती है, जो उसकी ओरिजिन सोल को सील करने लगती है। इसी वजह से इसे फेट सीलिंग रिंग कहा जाता है। लेकिन वांग लिंग आंखें बंद करके बस एक ही चीज कर रहा था, वो ये कैलकुलेशन कर रहा था कि ये चीज एक्चुअली वर्क कैसे करती है। और सच कहें तो ये काम सिर्फ वांग लिंग ही कर सकता था, क्योंकि उसके पास है एंशिएंट गॉड बॉडी, कल्टीवेटर बॉडी, 5 सेंसेस के साथ साथ उसका 6th सेंस भी लगभग अवेकन हो चुका है, 2000 साल से ज्यादा का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस, और अपनी पास्ट लाइफ की ग्रैंड स्कॉलर लेवल इंटेलिजेंस। गोल्डन रिंग के अंदर बहुत सारे रून्स बने हुए थे। वांग लिंग धीरे धीरे उन्हें समझने लगता है और उसे पता चलता है कि इसके अंदर सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन जैसी सीलिंग पावर मौजूद है। लेकिन ये ट्रेजर अभी हाफ फिनिश्ड है। किसी ने इसे डिवाइन रेट्रीब्यूशन में मिला दिया था ताकि उस एनर्जी की मदद से ये ट्रेजर कंप्लीट हो सके, और लगभग ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ भी चुका है। शायद 10,000 साल बाद ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। वांग लिंग हल्की सी स्माइल करता है, क्योंकि अब वो यहाँ के डिवाइन रेट्रीब्यूशन को पूरी तरह समझ चुका था। तभी उस रिफ्ट से आने वाली रोर और क्लियर हो जाती है और वहां से एक विशाल बॉडी बाहर निकलती है, एक एंशिएंट गॉड। उसके 8 स्टार्स रोटेट कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, जैसे किसी ने उन्हें निकाल लिया हो। उसके एंशिएंट गॉड स्टार्स भी वांग लिंग से अलग थे, डिम थे, जैसे किसी ने उन्हें सील कर दिया हो। वो एंशिएंट गॉड सीधे वांग लिंग पर चार्ज करता है। हालांकि उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो ऑरा को फील कर सकता था। और फिर उस रिफ्ट से 3 और एंशिएंट गॉड्स बाहर निकलते हैं, जो बुरी तरह घायल थे। कुछ ही सांसों बाद डेविलिश ऑरा बाहर आती है और 4 एंशिएंट डेविल्स भी बाहर निकलते हैं। सभी के 8-8 स्टार्स थे। फिर उसी रिफ्ट से डेमोनिक ऑरा फैलती है और 4 एंशिएंट डीमंस भी बाहर आते हैं, मतलब टोटल 12 पावरफुल बीइंग्स। लेकिन उसी समय वांग लिंग का ध्यान उस गोल्डन रिंग के रून्स पर था। वो उसके लगभग 30% रून्स को कंट्रोल कर चुका था, और उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि 12 एंशिएंट बीइंग्स उसे मारने आ रहे हैं। सबसे आगे एंशिएंट गॉड था। जब वो वांग लिंग से सिर्फ 1000 फीट दूर था और एंशिएंट गॉड के लिए ये दूरी कुछ भी नहीं होती, तभी अचानक एक शैडो प्रकट होती है। उस एंशिएंट गॉड ने आर्मर पहना हुआ था और उससे एक भयानक स्लॉटर ऑरा निकल रही थी। उसके 9 स्टार्स थे। वांग लिंग तुरंत समझ जाता है कि शायद यही वो एंशिएंट गॉड है जिसे बाकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। तभी 8 स्टार वाला एंशिएंट गॉड वांग लिंग पर पंच
मारता है। वांगलिंग बस अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है और उसे इजीली काउंटर कर देता है और उस एंशिएंट गॉड को पीछे फेंक देता है। यहाँ तक कि उस एंशिएंट गॉड को भी विश्वास नहीं होता। फिर जब वांगलिंग उसके सिर को टच करता है तो वो खून की उल्टी करने लगता है। बाकी 4 एंशिएंट गॉड्स भी अलग अलग डायरेक्शन से पंच मारते हैं। तभी वांगलिंग के रॉयल एंशिएंट गॉड स्टार्स चमकने लगते हैं। वो एक के पंच को काउंटर करता है, दूसरे के चेस्ट पर वार करता है और तीसरे को उठाकर दूर फेंक देता है। और वो सिर्फ गिरते नहीं बल्कि ब्लड वॉमिट करते हैं। उधर एंशिएंट डेविल्स अपनी एक्सेस निकालते हैं और वांगलिंग पर अटैक करते हैं। क्योंकि एंशिएंट गॉड्स उसी क्लैन के थे इसलिए वांगलिंग उन्हें ज्यादा डैमेज नहीं करता, लेकिन एंशिएंट डेविल्स अलग क्लैन के थे। वांगलिंग अपनी राइट पाम से एक्स ब्लेड को ब्लॉक करता है और जो डेविलिश ऑरा थी उसे उसका राइट आई अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर वो उस एंशिएंट डेविल को एक जोरदार स्लैप मारता है और वो डेविल सीधे एक्सप्लोड हो जाता है। बाकी 3 डेविल्स डरने के बजाय उसे घेर लेते हैं, एक पीछे से और 2 लेफ्ट और राइट से। उधर से 4 एंशिएंट डेमन्स भी आ रहे थे, लेकिन वांगलिंग की आंखें अभी भी बंद थीं क्योंकि वो गोल्डन रिंग को लगभग पूरी तरह समझ चुका था और धीरे धीरे उसकी गोल्डन लाइट कम होने लगती है। अब वांगलिंग जो पीछे वाला डेविल था उस पर अभी बॉडी से डायरेक्ट अटैक कर देता है। एंशिएंट डेविल जोर से चीखने लगता है और उसकी भी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। फिर वांगलिंग अपने हाथ से दूसरे एंशिएंट डेविल को पकड़ता है और कर्मा प्रिंट से तीसरे पर अटैक करता है और इनकी डेमोनिक ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है। फाइनली वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है क्योंकि जो गोल्डन रिंग पर एक वुमन की गोल्डन लाइट दिखाई दे रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। उधर ओल्ड घोस्ट जान जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर था काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी कम टाइम में इसने इस ट्रेजर को हासिल भी कर लिया, शायद ये 3rd स्टेप पर्सन बनने का कैंडिडेट हो सकता है। वो सोचता है कि मैंने इनर केव में इतने सालों से 3rd वन को सर्च किया है और 7 कलर्ड रेल्म को आउटर केव में इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक 3rd वन नहीं मिला। अगर ये वही है तो फिर सच में मजा आ जाएगा। इधर वांगलिंग आंखें खोलता है और जो सेलेस्टियल इमॉर्टल बॉडी के पास ब्लड था वो अचानक प्रकट होता है और रिंग के चारों तरफ घूमने लगता है। तभी गोल्डन लाइट फिर से चमकती है। ये गोल्डन लाइट वांगलिंग की थी और उससे काफी एंगर भी आ रहा था। वो तुरंत ही एक वॉर स्पिरिट प्रिंट बनाता है। ड्रीम डाओ से जागने के बाद वांगलिंग इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था और जो 4 एंशिएंट डीमंस उस पर अटैक कर रहे थे वे चारों एक साथ कोलैप्स हो जाते हैं और उनका डिमोनिक ओर वांगलिंग के लेफ्ट आई में अब्सॉर्ब हो जाता है। अब वांगलिंग उन चारों की तरफ देखता है जो एंशिएंट गॉड्स के थे और कहता है, तुम लोग सेम क्लैन के मेंबर्स हो, तुम्हें बैटलफील्ड में मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने तुम्हें पपेट बना दिया। मैं तुम्हारा किंग हूँ, मैं तुम्हारा पेन समझ सकता हूँ। वांगलिंग को उन्हें देखकर काफी दुख होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चारों एंशिएंट गॉड्स को उसी वॉर स्पिरिट प्रिंट से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो उनकी तरफ देखता भी नहीं क्योंकि उसे भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। अब वांगलिंग उस रिफ्ट की तरफ बढ़ता है और जो वो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। पहले भी उसने इसके अंदर की वर्ल्ड को थोड़ा सा देखा था। अंदर बहुत सारे एंशिएंट गॉड्स, डीमंस और डेविल्स के स्टैचूज पड़े हुए थे और अंदर एक ट्रू सेलेस्टियल ऑरा भी मौजूद थी। ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी लेकिन फिर भी काफी स्ट्रांग थी। कहीं ना कहीं ये मॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड लग रही थी। वांगलिंग के सामने एक एंशिएंट डीमन स्टैचू पर एक यंग मैन खड़ा दिखाई देता है। उसके बाल व्हाइट थे और उसने अपने हाथ कंधे के पीछे रखे हुए थे। वांगलिंग उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो यंग मैन बिल्कुल वांगलिंग जैसा ही दिख रहा था। मतलब आप बता ही नहीं सकते कि असली वांगलिंग कौन है। वांगलिंग पूछता है, तुम कौन हो? जवाब आता है, मैं तुम हूँ। वांगलिंग कहता है, ज्यादा मिस्टीरियस मत बनो। वांगलिंग आगे बढ़ता है लेकिन 1000 फीट से पहले ही रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ फील होता है। आगे एक इनविजिबल बैरियर था जिसे वो क्लियरली फील कर सकता था। उधर जो व्हाइट हेड यंग मैन था वो बोलता है, तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम जानना चाहते हो ना कि डिवाइन रेट्रिब्यूशन क्या है? तो पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, फिर तुम सब कुछ जान जाओगे। और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो क्योंकि मैं तुम ही हूँ। वो स्माइल कर रहा था। फिर वो कहता है, इतने सालों में तुम पहले कल्टिवेटर नहीं हो जो 3rd स्टेप तक पहुंचा है। बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुंचे हैं लेकिन डिवाइन रेट्रिब्यूशन को कोई भी डिफीट नहीं कर पाया। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम कर पाते हो। वांगलिंग कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब व्हाइट हेड मैन आगे बढ़ता है और वांगलिंग पर एक पाम अटैक करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो एग्जैक्ट सेम स्पेल्स यूज कर रहा था जो वांगलिंग करता है। दोनों के पाम अटैक्स आपस में टकराते हैं। फिर ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ पंच टेक्निक बना रहे थे। वांगलिंग जो स्पेल बनाता वही स्पेल वो भी बना रहा था। वांगलिंग लेफ्ट साइड में फायर एक्टिवेट करता है तो वो भी वही करता है। राइट साइड में थंडर टैटू वही। कर्मा, लाइफ एंड डेथ, एवरीथिंग सेम। दोनों के अटैक्स दोनों को इंजर कर रहे थे। यहाँ तक कि दोनों के माइंड में भी सेम थॉट्स आ रहे थे कि अगला अटैक कौन सा करना है। तभी दूसरा वांगलिंग बोलता है, तुम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे ना कि जो तुम सोच रहे हो क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ? अब तुम देख चुके हो, सब कुछ सेम है। और इसे प्रूव करने के लिए वो लाइफ एंड डेथ सील भी यूज करता है। वांगलिंग को काउंटर करने के लिए वही अटैक यूज करना पड़ता है और वो थोड़ा ब्लड वॉमिट कर देता है। फिर वो कहता है, कर्मा हो या कोई भी टेक्निक, मैं सब जानता हूँ, तो तुम मुझे कैसे मारोगे? ये सुनकर व्हाइट हेड यंग मैन स्माइल करता है और जोर से हंसने लगता है। दोनों के बीच एक वाटर बैरियर मौजूद था।
अब वांगलिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता है व्हाइट हेड यंग मैन भी आंखें बंद कर लेता है और दोनों के आसपास ट्रू और फॉल्स डाउ बनने लगते हैं, मानो पूरी वर्ल्ड एक इल्यूजन बन गई हो। वांगलिंग आंखें खोलता है तो वो भी आंखें खोल देता है। दोनों की आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट था। फिर दोनों दोबारा आंखें बंद करते हैं। वांगलिंग अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है और कहता है, ट्रू और फॉल्स डाउ के साथ जो भी चीज फॉल्स है, अगर मेरा हार्ट स्टिल है तो वो डस्ट में बदल जाए। और वही वर्ड्स वो यंग मैन भी रिपीट करता है। दोनों की पावर क्लैश होती है, दोनों ब्लड वॉमिट करते हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता। दोनों पीछे गिर जाते हैं। फिर दोनों एक साथ स्टॉप स्पेल यूज करते हैं और उसी मोमेंट पूरा स्पेस फ्रीज हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल सेम हो रहा था। तब वांगलिंग को समझ आता है कि वो जो भी करने की कोशिश करता है उसे पहले से पता चल जाता है। इसलिए वांगलिंग ने फ्री स्टॉप स्पेल यूज किया ताकि दोनों के माइंड्स कंप्लीटली काम हो जाए और एनिमी थॉट्स रीड ही ना कर सके। और इसी फ्रोजन मोमेंट में वांगलिंग एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। इससे मतलब ये देखना था कि क्या ये वाला भी थॉट्स पढ़ पाएगा, क्योंकि इस समय वांगलिंग ने अपनी लगभग सारी चीजें सील कर दी थी। वांगलिंग एक पल के लिए सोचता है, फिर अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देता है। वो अपने अंदर कोई थॉट आने ही नहीं देता। धीरे धीरे स्टॉप स्पेल खत्म होने लगता है और दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। अब दोनों फिर से अपने अपने स्पेल्स यूज करने लगते हैं, जैसे बाईफान, सभी स्पेल टेक्निक्स, किंग शुई वगैरह। दोनों ही लगातार इंजर्ड हो रहे थे, ब्लड वॉमिट कर रहे थे। मतलब हर एक चीज, एंशिएंट गॉड बॉडी, व्हाइट हेड यंग मैन, स्पिरिट वॉइड मिड फेस, सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर था। वो बंदा फिर से हंसता है और कहता है, यूजलेस, तुम कुछ भी ट्राई कर लो। वांगलिंग भी अब समझ जाता है कि ट्रेजर्स यूज करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उसका किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर से अटैक करते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। अब वांगलिंग थंडर एसेंस और स्लॉटर एसेंस भी यूज कर देता है। पीछे हटते हटते जब एक बार फिर से अटैक होता है तो वांगलिंग ट्रू एंड फॉल्स डाउ को फिर से एक्टिवेट करता है, लेकिन यंग मैन भी वही सेम टेक्निक यूज करता है। पर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसी मोमेंट वांगलिंग अपनी आंखें खोल देता है। इस बार उसकी आंखों में पहले वाली मैडनेस नहीं थी। पहले जो बैडनेस और एंगर दिख रहा था वो सिर्फ फेक एक्ट था। व्हाइट हेड यंग मैन पहली बार हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार उसका और वांगलिंग का मूवमेंट सेम नहीं था। वांगलिंग ने आंखें खोली थी और ये आंखें बंद कर रहा था। वो तुरंत अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। वो उसे बचने कैसे देता। तुरंत कर्मा प्रिंट यूज करता है और उसके एसेंस को एक्सट्रैक्ट करने लगता है। यंग मैन तुरंत ब्लड वॉमिट करता है और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाता है, लेकिन तब तक वांगलिंग अपने लेफ्ट हैंड से उसके ऊपर एक सील लगा देता है, लाइफ एंड डेथ सील। व्हाइट हेड यंग मैन पूरी तरह शॉक में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बॉडी अब कोलैप्स होने वाली थी। वांगलिंग इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है और यंग मैन की तरफ एक किलर गेज से देखता है। पहली बार ये यंग मैन डर जाता है। अब वो सोच रहा था, मैं आंखें बंद करूं या ना करूं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने आंखें बंद कर ली तो पता नहीं वांगलिंग अचानक डिसअपियर हो जाए या कोई और अनएक्सपेक्टेड अटैक कर दे, और अगर आंखें बंद नहीं करेगा तो शायद वांगलिंग का ट्रू एंड फॉल्स डाउ से खत्म कर देगा। अब वांगलिंग फिर से अपनी आंखें बंद करता है। इस समय उसके लिए इस दुनिया की हर चीज रॉन्ग थी, मतलब सब कुछ फॉल्स था। वो अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है। व्हाइट हेड यंग मैन अब पीछे भागने लगता है। वो चीख रहा था और लगातार ब्लड वॉमिट कर रहा था। अब वो वाटर बैरियर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स डाउ की वजह से उसकी बॉडी किसी भी समय वैनिश हो सकती थी। वो चिल्लाते हुए कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारी हर चीज कॉपी कर ली थी। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे थॉट्स, सब कुछ मुझे पता है। तुम मुझे फूल नहीं कर सकते। मुझे डाउ ऑफ डिसेप्शन भी पता है। तभी व्हाइट हेड यंग मैन को अचानक याद आता है कि ये तो लू जिनबाओ का डाउ ऑफ डिसेप्शन यूज कर रहा है। उसका अभी सिर्फ एक ही गोल था, किसी भी तरह वाटर बैरियर के अंदर वापस पहुंचना, क्योंकि अगर वो वाटर बैरियर के अंदर चला गया तो उसे वांगलिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी और वांगलिंग वाटर बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। और सच में व्हाइट हेड यंग मैन ने जो भी कैलकुलेशन लगाया था वो सही था। वांगलिंग सच में डाउ ऑफ डिसेप्शन यूज कर रहा था। जब वो स्टॉप स्पेल के अंदर एक पल के लिए सोच रहा था, उसी समय उसने पूरा प्लान बना लिया था। वांगलिंग ने खुद को ही डिसीव कर दिया था। इसी वजह से उसका माइंड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक असली वांगलिंग और दूसरा वो जो खुद को ही धोखा दे रहा था। दूसरा वाला वांगलिंग सिर्फ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था। मतलब समझो, एक ही वांगलिंग के अंदर दो माइंड्स एक्टिवेट हो चुके थे। अब वांगलिंग समझ जाता है कि ये भाग जाएगा, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि वाटर बैरियर के बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा और किसी को एक ही बार मूर्ख बनाया जा सकता है। दूसरा मौका ये देगा नहीं, इसलिए वांगलिंग स्टॉप स्पेल यूज नहीं करता, क्योंकि ये बंदा वाटर बैरियर के बहुत करीब था। वांगलिंग अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है और अपने ही राइट लेग पर अटैक कर देता है। उसका पैर पूरी तरह ब्लड सोक्ड हो जाता है और जैसे ही इधर उसके साथ ये होता है, उधर वो यंग मैन भी जोर से चीखने लगता है। उसका भी राइट लेग बिल्कुल उसी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर व्हाइट हेड यंग मैन हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया। अब क्योंकि उसका पैर टूट चुका था, उसकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। उसकी बॉडी पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है और जैसे ही वो मरता है, वाटर बैरियर भी तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन वांगलिंग अभी आगे नहीं बढ़ता। वो पहले अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी की मदद से अपने पैर को रिकवर करता है। साथ ही वो कल्टीवेशन टेक्निक स्पिरिट वॉइड मिड फेज भी यूज करता है। इसके बाद वो उस जगह के अंदर जाने लगता है जहां वाटर बैरियर खत्म हो रहा था। लेकिन अचानक वो रुक जाता है, क्योंकि उसने
उसने कुछ अजीब देखा था। ये था एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म, जो कि इनर रेल्म और आउटर रेल्म दोनों में एग्जिस्ट करता था। 4 सेलेस्टियल रेल्म्स जो अभी मौजूद थे, ये उनसे भी ज्यादा पुराना था। शायद ये टाइम की शुरुआत से ही एग्जिस्ट करता था। संभव है कि लॉर्ड ऑफ द सील रेल्म भी यहीं से आए हों और सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन भी यहीं से आई हों। अब क्योंकि वाटर बैरियर नहीं रहा, वांग लिंग साफ साफ देख सकता था। यहाँ उसे 9 सन्स दिखाई देते हैं। हालांकि वे पूरी तरह क्लियर नहीं थे, बस उनका एक फेंट आउटलाइन दिखाई दे रहा था, जैसे कोई हल्की सी इमेज हो। वांग लिंग हैरान था, क्योंकि जब वो पहले इमॉर्टल गॉड एस्ट्रल इंसिडेंट में गया था, तब भी उसने 9 सन्स देखे थे, जब उसका डिवाइन सेंस फैला था। अब वो तेजी से कैलकुलेशन करने लगता है। मतलब अगर ये जगह इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं भी है, तो भी इसका उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, तभी यहाँ भी 9 सन्स दिखाई दे रहे हैं। जितना उसका कल्टिवेशन लेवल बढ़ रहा था, उतनी ही उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पा रहा था। यहाँ वो बहुत सारे स्टैचूज देखता है। वांग लिंग फर्स्ट सन की तरफ बढ़ता है। उसके सामने वांग लिंग एक ग्रेन ऑफ सैंड जैसा छोटा था, जैसे धूल का एक कण, लेकिन फिर भी उसे कोई डर नहीं था। ये सन पूरी तरह फॉग से ढका हुआ था। वांग लिंग अपनी ऑरा से उस फॉग को हटा देता है। अब वांग लिंग को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि ये सन शायद किसी पावरफुल स्पेल से बना हुआ है और उस स्पेल के अंदर डिवाइन रिट्रीब्यूशन की पावर मौजूद थी। शायद इसी वजह से दुनिया में डिवाइन रिट्रीब्यूशन प्रकट होता है। जितनी बार वांग लिंग अपनी ऑरा का इस्तेमाल करता, ये सन धीरे धीरे श्रिंक होने लगता और आखिरकार उसकी ऑरा के प्रेशर से वो कोलैप्स हो जाता है। और उसके कोलैप्स होने के बाद वहां एक थंडरबोल्ट प्रकट होता है, जिसके अंदर 9 कलर्स चमक रहे थे। ये थंडरबोल्ट पहले उसी सन के अंदर सील्ड था। वांग लिंग तुरंत समझ जाता है, मतलब दुनिया में कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं होती। डिवाइन रिट्रीब्यूशन भी अपने आप नहीं आता, बल्कि पावरफुल कल्टिवेटर्स ही इसे क्रिएट करते हैं। अब ये थंडरबोल्ट बेहद पावरफुल था। वांग लिंग उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन वो उसे सबमिट नहीं करता। मतलब जब तक वांग लिंग उस इंसान से ज्यादा पावरफुल नहीं बन जाता जिसने इस थंडरबोल्ट को क्रिएट किया था, तब तक ये थंडरबोल्ट उसे एक्नॉलेज नहीं करेगा। अब वांग लिंग को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि इसे क्रिएट कैसे किया गया होगा, इसीलिए वो अपने डिवाइन सेंस को थंडरबोल्ट के अंदर भेजता है ताकि देख सके कि इसे किसने बनाया। लेकिन अचानक उसकी कॉन्शियसनेस मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चली जाती है। वो एक अलग दुनिया देखता है, जहाँ हर तरफ 7 कलर लाइट फैली हुई थी और उसी लाइट के बीच एक मिडिल एज्ड मैन खड़ा था, जिसने 7 कलर्ड रोब्स पहने हुए थे। उसकी बॉडी से एक अलग ही प्रेशर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया की हर चीज को उसके सामने बाउ डाउन करना पड़ेगा। वो इतना पावरफुल लग रहा था कि शायद सिर्फ एक थॉट से पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो दिखने में बहुत सीरियस था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी किसी ईमानदार और सच्चे इंसान जैसी नहीं लग रही थी। और जैसे ही वांग लिंग उसे देखता है, वो अचानक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके स्टोरेज स्पेस में जो 7 कलर्ड स्टैचू रखा हुआ है, ये आदमी बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वो स्टैचू उसे शायद ग्रीड से मिला था। फिर वांग लिंग को एक और चीज याद आती है। जब वो किंग शुई को बचाने गया था 7 कलर्ड रेल्म में, तब भी वो एक 7 कलर्ड पर्सन से मिला था। हालांकि वो उतना पावरफुल नहीं था। दोनों थोड़े सिमिलर दिखते थे, लेकिन वे एक ही इंसान नहीं थे। तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है, मेरा केव एक अलग ही वर्ल्ड होगा, उसका अपना हेवन होगा, अपनी अर्थ होगी और मेरी विल के अनुसार सब कुछ बदलेगा। वो आगे कहता है, अभी यहाँ हेवनली डाउन नहीं है, इसीलिए टाइम आगे नहीं बढ़ सकता। लाइफ और डेथ नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए मैं कंप्लीट वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन अब ये संभव है, क्योंकि मैंने हेवनली डाउ को चुरा लिया है। अब मेरे केव वर्ल्ड में लोगों का बर्थ भी होगा, टाइम भी आगे बढ़ेगा, कल्टीवेटर्स भी प्रकट होंगे, और जब कल्टीवेटर्स होंगे तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसीलिए पहला डिवाइन रिट्रीब्यूशन मेरा थंडर होगा। इसके बाद वो थंडर को उठाता है और कहता है, आज से तुम इस दुनिया की डिवाइन रिट्रीब्यूशन हो। जो भी कल्टीवेटर मेरी हेवन डिफाइन विल के खिलाफ जाएगा, तुम उस पर बरसोगे। इतना देखते ही वांग लिंग का डिवाइन सेंस वापस आ जाता है। वो अभी भी हैरान था और थंडरबोल्ट अभी भी उसके हाथ में स्ट्रगल कर रहा था। तभी वांग लिंग सोचता है, मुझे पहले ही गैस कर लेना चाहिए था। ओल्ड घोस्ट जान भी कह रहा था कि ये दुनिया एक केव वर्ल्ड है। मतलब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो किसी के द्वारा बनाई गई एक इनर वर्ल्ड है। मैं इसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे मानना पड़ेगा। जैसे 7 मिलियन वर्ल्ड्स के स्कैटर्ड स्पिरिट्स ने समझ लिया था कि उनकी दुनिया भी किसी ने क्रिएट की थी, वैसे ही हमारी दुनिया भी शायद किसी और की बनाई हुई छोटी सी दुनिया है। इनर और आउटर केव वर्ल्ड के बारे में अब वांग लिंग को काफी कुछ समझ आने लगा था। अब उसे ये भी समझ में आ गया था कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का ही कोई कल्टीवेटर था जिसने ये केव वर्ल्ड क्रिएट किया था। शायद वही 7 कलर्ड मैन, या जो भी उसका असली नाम हो। और क्योंकि वांग लिंग खुद एक हेवन डिफाइन कल्टीवेटर है, इसलिए ये जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन सिस्टम है वो उसे पनिश करता है, और उन सभी को भी जो हेवन के रूल्स को चैलेंज करते हैं। वांग लिंग सोचता है, मैंने पहले भी ये गैस किया था, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। फिर वांग लिंग अचानक तेजी से हंसने लगता है। जिसने भी इस दुनिया को क्रिएट किया था, उसने सच में एक परफेक्ट मास्टर प्लान बनाया था। लेकिन अब वांग लिंग ट्रूथ तक पहुंच चुका था। उसे पता था कि इस केव के बाहर एक और दुनिया है, असली दुनिया, जिसे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वांग लिंग सोचता है, अगर मैं कभी उन लोगों से मिलूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर वे इतने क्वालिफाइड क्यों हैं कि एक पूरी सेपरेट वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। शायद इसी वजह से फर्स्ट जनरेशन वर्मिलियन बर्ड भी कह रहे थे कि वो अपने होम वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वे असल में
यहाँ के थे ही नहीं, वे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से आए थे। इसीलिए उन्होंने वांगलिंग से कहा था, मेरे होम टाउन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी वाइफ को रिवाइव कर सकते हैं। फिर वांगलिंग को एक और बात याद आती है। स्कैटर्ड स्पिरिट्स अपने लोगों को 7 मिलियन वर्ल्ड से आजाद करा के आउटर वर्ल्ड में ले जा चुके थे। तो वांगलिंग सोचता है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी अपने लोगों को इस पूरे केव वर्ल्ड सिस्टम से आजाद करा के इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट तक ले जा सकता हूँ। ये सोचकर वांगलिंग फिर से हल्का सा मुस्कुराता है और सेकंड सन की तरफ बढ़ता है। दूसरे सन के अंदर फायर रिट्रीब्यूशन था। वांगलिंग सीधे उस पर एक पावरफुल पंच मारता है और सेकंड सन कोलैप्स हो जाता है। उसी समय वांगलिंग को दिखता है कि 7 कलर्ड मैन ने ये फायर डिवाइन रेट्रिब्यूशन क्रिएट किया था। फिर वो थर्ड सन को तोड़ देता है। इसके अंदर एक अलग तरह का हेवेंस माइट प्रेशर था जो सामने वाले की लाइफ फोर्स को सप्रेस कर देता था, बिल्कुल किसी पावरफुल ऑरा की तरह। इसके बाद वांगलिंग फोर्थ सन की तरफ बढ़ता है। इसके अंदर सोड एनर्जी रेट्रिब्यूशन थी। फिर फिफ्थ सन के अंदर उसे बहुत सारी इल्यूजनरी फिगर्स दिखाई देती हैं। ये इल्यूजन डिवाइन रेट्रिब्यूशन का हिस्सा था। फिर वो सिक्स्थ सन की तरफ बढ़ता है। इसके अंदर 3 ट्रेजर्स के फ्रैगमेंट्स थे, वही ट्रेजर्स जिन्होंने कुछ समय पहले वांगलिंग पर अटैक किया था। उनमें से 2 को वांगलिंग पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका था और तीसरा उसके साथ फ्यूज हो चुका था। अब वो 7th सन तक पहुंचता है। इसके अंदर सोल फोर्स रेट्रिब्यूशन था। ये उन 3 एंशिएंट एंटिटीज से जुड़ा था, जैसे एंशिएंट गॉड्स जिनकी आईज और पावर्स निकालकर इस्तेमाल की गई थी। फिर वांगलिंग 8th सन की तरफ बढ़ता है। इसके अंदर सेल्फ रेट्रिब्यूशन था। वांगलिंग इसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब अब तक वो 8 सन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था। अब वांगलिंग 9th सन की तरफ बढ़ता है। ये सबसे अलग था। इसके अंदर था ओरिजिन ऑफ डिवाइन रेट्रिब्यूशन। मतलब इस दुनिया के सभी लोगों का फेट, डेस्टिनी और लाइफ रिकॉर्ड्स यहीं स्टोर थे। जो भी इस दुनिया में जन्म लेता उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ मौजूद रहता। ये असल में उस 7 कलर्ड मैन का मास्टर कंट्रोल सिस्टम था। ये देखकर वांगलिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो इसे भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो इसे डिस्ट्रॉय कर देगा तो इस दुनिया का जो ऑर्डर और बैलेंस है वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल सिस्टम नहीं था बल्कि 7 कलर्ड मैन ने इसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया था। इसलिए वांगलिंग फिलहाल अपना डिवाइन सेंस इसके अंदर भेजता है। अंदर उसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। असंख्य मॉर्टल्स और कल्टिवेटर्स और उनकी लाइफ फोर्स का एक छोटा हिस्सा यहाँ मौजूद था। अचानक उसे अपना ही फेट दिखाई देता है। उसकी ऑरा इतनी पावरफुल थी कि वो अपने फेट को भी क्लियरली डिटेक्ट कर सकता था। वांगलिंग बिना हिचकिचाए अपने फेट को डिवावर कर लेता है और उसे अपने डिवाइन सेंस के साथ फ्यूज कर देता है। अब इस दुनिया में कोई भी उसकी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उस समय उसका डिवाइन सेंस ट्रेम्बल करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी कंपने लगती है, क्योंकि अब वो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकता था। इस दुनिया का कोई भी सिस्टम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था, नॉट इवन द 7 कलर्ड मैन। यहीं पर वांगलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, लेकिन वो यहीं नहीं रुकता। अब वो उन लोगों के फेट सर्च करने लगता है जिन्हें वो जानता था। वो अपने मॉम और डैड का फेट ढूंढता है और जब उसे उनका फेट मिलता है तो उसकी आंखों में हल्के टीयर्स आ जाते हैं, क्योंकि दोनों के फेट एक साथ थे। जीवन में भी वे हमेशा शांति और प्यार से रहते थे और मरने के बाद भी वे एक दूसरे के साथ ही थे। इसके बाद वांगलिंग अपने पेरेंट्स के फेट को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर वो 13, बिग हेड, जाही, शुनकिंग, ली और बाकी सभी लोगों के फेट्स निकालता है। मास्टर साउथ क्लाउड, मास्टर हंगशान, वांगजुओ, ओल्ड वर्मिलियन बर्ड, डिवाइन एम्परर डोंगटियन, जितने भी लोग वो जानता था सबके फेट्स वो निकाल लेता है ताकि अब कोई और उन्हें कंट्रोल ना कर सके। उसे बटरफ्लाई का फेट भी मिलता है, लेकिन वो मूविंग में ही जीजी, फांगली, यान में को ढूंढता रहता है। फिर भी कुछ लोगों के फेट्स उसे नहीं मिलते, जैसे किंग शुई और सेटनैन। फिर वो ऑल सीयर का फेट ढूंढता है, लेकिन उनका फेट भी यहाँ मौजूद नहीं था। एक और शख्स था जिसका फेट उसे बिल्कुल नहीं मिलता, हालांकि वो उसकी प्रेजेंस को फील कर सकता था। वो थी ली मुवान। वांगलिंग चाहे जितना सर्च करता उसका फेट यहाँ नहीं था, लेकिन ये किंग शुई के केस से अलग था, क्योंकि किंग शुई का फेट यहाँ था ही नहीं, लेकिन ली मुवान का फेट पहले यहाँ था और अब गायब था। मतलब साफ था, किसी ने उसे यहाँ से ले लिया था और यही सबसे बड़ा फर्क था। तो फिलहाल इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।